प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जो स्त्री बंध्यत्व है उसका भाग दूसरा देखेंगे। जो आप लोगों को ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सब पीएचडी लेवल का है, बहुत हाई लेवल की बातें हैं जो बीएमएस में अगर आप लोगों को सक्सेसफुल होना है तो आज मैं बताऊंगा तो हाई लेवल की बातें, लेकिन यह सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा तो यह आप लोगों को काम आने वाली है। तो मैं अपना वीडियो ऑन करता हूँ और आप लोग को कुछ भी बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। पहले मैं कुछ बता देता हूँ, उससे रिलेटेड आप लोग का जो भी व्यू है वो जरूर हम लोग सुनना चाहेंगे, पूरा भारत सुनना चाहेगा। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हम लोग फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने नोट्स बनाए हैं, आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये अगर चाहिए तो मैं दे भी दूंगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग पहले सुनिए। जब हम लोग इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो आयुर्वेद बोलता है, मॉडर्न साइंस भी मानता है कि कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन रहेगा तो डेथ स्पर्म्स का डेथ हो जाता है। ऐसे ही आयुर्वेद भी मानता है कि योनि दोष और वायु कितना इंपॉर्टेंट है फीमेल इनफर्टिलिटी को करने के लिए। सबसे पहले हम योनि दोष देखते हैं। तो योनि दोष जो है उसको अगर हम देखेंगे कि सिंपली मानेंगे कि वात से दृष्टि हुई है, पित्त से दृष्टि हुई है, या कफ से दृष्टि हुई है, या संसर्ग से दृष्टि हुई है, जहां पर दो दो दोष, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, ऐसा अगर हमें मिलता है। वात से वेदना होगा, श्राव वर्णता होगा, योनि मार्ग से वो सब स्राव आएगा। तो और पित्त से दाह होगा, कफ से अगर होगा तो वाइट डिस्चार्ज होगा। तो जो हमें चीजें मिलती है उसकी हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए। योनि दोष तो हम सभी जानते हैं कि स्पर्म्स गेट किल्ड इफ देयर इज इन्फेक्शन इन द त्रायवर्ता योनि। तो पूरे त्रायवर्ता योनि का मतलब है कि पूरा एक्सटर्नल रीजन जो है, पूरा वल्वा है, वो हमें देखना चाहिए। ठीक है। तो सर्वाइकल रीजन भी देखना है हमें, बल्वा भी देखना है, लेबिया मेजोरा देखना है, लेबिया माइनोरा देखना है, फिर उसके बाद में वजाइना का भाग देखना है। और गर्भाशय के अंतर्गत जो तीन लेयर है जिसको हम त्रायवर्ता योनि, शंख नाभाकृति त्रायवर्ता योनि ऐसे जो बताया, शंख के नाभि के जैसा दिखता है, तो वो हमें देखना है। और अगर ये तीनों दोषयुक्त होंगे तो कभी भी गर्भधारणा नहीं रहेगी, और दोष मुक्त होंगे तभी वहां पे रिजल्ट आएगा। तो फिर हमें वायु का ये देखना है कि क्योंकि योनि रोग में वायु को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। बिना वायु के योनि दोष या योनि व्यापत जो है वह हो ही नहीं सकता है। तो योनि दोष एक हो गया इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन से रिलेटेड। उसमें ही टॉर्च पॉजिटिव जो आजकल देखते हैं, हमारे ऋषि मुनि लोगों को सब पता था कि टॉर्च पॉजिटिव क्या होता है। और उस पर मैं बाद में बात करूंगा और डिटेल में मैं बताऊंगा। वो भी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें आयुर्वेद से कैसे सोचना चाहिए, टॉर्च पॉजिटिव है तो क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो फिर अब वायु का है तो वायु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किसी ने बोला कि आयुर्वेद बहुत इजी है, तो आयुर्वेद क्लिष्ट भी है, संकलित भी है बहुत ज्यादा। फिर आता है आर्तव दृष्टि। योनि दृष्टि को अभी एक साइड में रखिए, उस पर मैं एक स्पेशल लेक्चर लेने वाला हूँ। एक बार मैंने लिया भी था टॉर्च पॉजिटिव के बारे में, लेकिन मैं एक और लेक्चर लेके उसको और डिटेल में बताऊंगा कि हमारे आचार्यों ने टॉर्च पॉजिटिव को किस तरह से समझा है और मॉडर्न में कैसे समझा है। उस पर मैं योनि दोष पे बाद में बात करूंगा। ठीक है। आज मैं आर्तव दृष्टि पे बताता हूँ। तो हमको यूजुअली लगता है और हम लोग पढ़ते हैं आर्तव व स्त्रोतस की दृष्टि है। तो वहां पे अष्टार्तव दृष्टि ऐसे बताया है, 8 प्रकार से आर्तव की दृष्टि होती है। वात पित्त कफ, कुड़म ग्रंथि, पूती गंधी और ऐसे जो बताया है उस तरह से हम लोग देखते हैं। तो हमें पेशेंट में देखना है कि वह आर्तव आ रहा है वो शाववर्णी है क्या, या अधिक पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता है, पित्त का वहां पे इन्वॉल्वमेंट है क्या। तो अगर बर्निंग हो रहा है तो यहाँ पे पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। अधिक पेन हो रहा है या माइल्ड पेन है और कंटिन्यू पेन है, तो चारों दिन है, तो वो किस तरह का पेन है उसको भी हमें क्वालिटेटिवली सब्जेक्टिव पैरामीटर से हमें देखना चाहिए, पूरा ऑब्जर्व करना चाहिए। तो हमें यू जस्ट टेक द हिस्ट्री, हिस्ट्री लेके ही हमें सब कुछ पता चलता है। आर्तव दृष्टि को यदि हम एड्रेस करते हैं तो वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, केवल और केवल आर्तव दृष्टि को हमने चिकित्सा दिया तो। अब आता है ऋतु क्षेत्राम्बु बीजा नाम। ये आयुर्वेद का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा ऋतु होना चाहिए, ऋतुकाल होना चाहिए।
क्षेत्र अच्छा होना चाहिए, जैसे पेड़ लगाने के लिए अच्छा सीजन होता है, अच्छा भूमि होता है, अच्छा पानी मिलता है, सिंचाई का अच्छा बीज होता है, तभी पेड़ आता है। उसी तरह से ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, गर्भ धारणा के लिए योग्य काल होना चाहिए, ओवल्यूशन का टाइम अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट टाइम होना चाहिए। वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, वहां पे जो रस और रक्त मिल रहा है आर्तव को, वो अच्छा होना चाहिए, और बीज भी अच्छा होना चाहिए, तभी गर्भ धारणा होती है। तो ऋतु को, अमुक काल को अगर मानेंगे एज वाइज, तो ऋतु काल मतलब हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि मैथुन क्रिया का बेस क्या है, बेस ऑफ कांटेक्ट, बीज कब निर्मित हो रहा है वह भी देखना है, ओवुलेशन के टाइम पे हो रहा है, और कब इंटरकोर्स हो रहा है, मैथुन कब हो रहा है उसको भी ध्यान में देखना है। बीज ओवुलेशन का पीक टाइम। हाँ। कृपया म्यूट रखिए मुनमुन कुमार जी, डिस्टर्ब मत करिए। तो ये होता है कि कभी कभी किसी को 12 दिन में ओवुलेशन होता है, तो हम यह सब देखकर पेशेंट को एड्रेस करेंगे, एड्रेस मतलब उनको हम देखेंगे। मुनमुन कुमार जी, आपको वेटिंग रूम में मुझे रखना पड़ रहा है, उसके लिए क्षमा करिएगा। ठीक है। फिर आता है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि पूरा शरीर, यह गर्भाशय जो है हमारा, वह क्षेत्र है। त्रयवर्ता योनि भी क्षेत्र है, और सारा शरीर भी क्षेत्र है, मतलब वो फील्ड है हमारा। तो मान लीजिए पेशेंट को कंटिन्यू पित्त की विकृति है, और उसके गर्भाशय में पित्त को हमें ट्रीटमेंट करना है, तभी वो जो क्षेत्र जो है, वहां पे रक्त का जो निर्गमन हो रहा है, वहां पे वो अच्छा हो पाएगा, रक्त को सर्कुलेशन जो हो रहा है वो अच्छा हो पाएगा। तो पित्त युक्त न होते हुए भी गर्भ का मतलब नेविगेशन अच्छे से हो पाएगा। नहीं तो पित्त जो है वो सर गुण वाला है, उष्ण गुण वाला है, तीक्ष्ण गुण वाला है, विस्त्र गुण वाला है। तो वहां पे जो गर्भ है, वह जब गर्भ बनता है, प्रथमे मासे कललम जायते, जब हम बोलते हैं तो कलल है मतलब वहां पे कफ काल में है। और यहाँ पे अगर पित्त आ रहा है, पूरे बॉडी में पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, उष्ण तीक्ष्ण बढ़ा हुआ है, गर्भ है वो कफ काल में है, क्योंकि उसका ग्रोथ हो रहा है, वहां पे ब्लास्टोसाइट फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे मियोसिस माइटोसिस सब हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, लेकिन कफ की तरह अर्बुद है, कलल है, अर्बुद नहीं मतलब कलल फॉर्म में है, मतलब कफ काल में है, और यहाँ पे बॉडी का पित्त बढ़ा हुआ है, तो ये विरुद्ध हो जाएंगे। तो वहां पे फिर गर्भ धारणा कंटिन्यू नहीं रह पाएगी, वहां पे गर्भस्राव या गर्भपात होने का चांसेस रहता है। तो इसीलिए हमें पहले तो क्षेत्र को देखना है, और हम लोग इसके आगे कंटिन्यूटी में फीमेल इनफर्टिलिटी के बाद में हम लोग गर्भ संस्कार पे भी बात करने वाले हैं, मासानुमासिक गर्भ वृद्धि कैसे होती है, और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कितना इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम मासानुमासी पे भी बात करने वाले हैं, और टॉर्च पॉजिटिव उस पे भी, इन्फेक्शन पे भी हम बात करने वाले हैं। अभी हम थोड़ा शॉर्ट में करके फिर आगे विस्तार से जाएंगे, अभी क्या क्या पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ। तो हमें क्षेत्र को देखना है। बीज को अगर हमें देखना चाहेंगे, तो स्त्री बीज किस तरह से आ रहा है, ओवल्यूशन कैसा है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका एग रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो बराबर फैलोपियन ट्यूब से जा रहा है, वो पूरा जो है वो ओवुलेटरी जो है वो स्टडी होता है, फॉलिकुलर फेज से लेके पूरा स्टडी होता है, ओवुलेटरी स्टडी होता है, ये आप लोग को मालूम है, ये मॉडर्न डॉक्टर्स करते ही करते हैं। उसी तरह से पुरुष बीज को भी हम लोग देखेंगे, तभी जो वहां पे विकृति है, हमारे पास रिपोर्ट्स आते हैं, तो हम लोग शुक्र और शोणित दोनों को एड्रेस करके अच्छी से चिकित्सा करना पड़ता है। इसके बाद में आता है ऋतु हो गया, योग्य काल हो गया, ओवुलेशन का टाइम हो गया, मैथुन क्रिया कब हो रही है वो देखते हैं, और उसका काल में ये भी देखते हैं कि उसका मेंसेस किस तरह से आ रहा है, रजह काल किस तरह से है, मेंसेस इरेगुलर है कि रेगुलर है, वो काल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्षेत्र हो गया। अंबु, अंबु का मतलब है कि शरीर में रस धातु की उचित विकृति है क्या, अगर विकृति है, रस धातु, रस क्षय हुआ है, या रस वृद्धि हुआ है, या रस दुष्टि हुआ है, या रसवस स्रोतस में दुष्टि है, पेशेंट को ज्वर रह रहा है, आमवात रह रहा है, तो जो अंबु है वो वेस्ट हो जाएगा। मतलब मेनली जो शरीर में अच्छा रस धातु अच्छा होगा, तो बच्चे का पोषण भी अच्छे से हो पाएगा। तो यहाँ पे अंबु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में सबसे मेन आता है मानसिक भाव। हम लोगों ने आयुर्वेद में पढ़ा है अग्र संग्रह में कि सौमनस्यम गर्भ जनानम श्रेष्ठम, मतलब मन प्रसन्न रहना गर्भ जनन में सर्वश्रेष्ठ है। तो मानसिक भाव इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कुछ कुछ केसेस भी बताऊंगा, और छोटी छोटी चीजें हैं वो काउंसलिंग के द्वारा मानसिक भाव को ठीक किया जा सकता है। तो यू टेक द कंप्लीट होलिस्टिक वे ऑफ हिस्ट्री,
पूरा केस हिस्ट्री लेना पड़ता है हमें पेशेंट का, अगर इनफर्टिलिटी है। फिर उसके बाद में काउंसलिंग करना पड़ता है पेशेंट का। जैसे ही आपने काउंसलिंग किया और हिस्ट्री लिया, तभी तो आप समझेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कि वो क्यों गर्भधारणा नहीं हो पा रही है। जब हमारे पास फीमेल पेशेंट आते हैं इनफर्टिलिटी लेके कि शादी हो गया इतने साल से और बच्चे नहीं, आप लोग बच्चा होता एज में कम हो, लेकिन यहाँ पे एज मैटर नहीं करता है। आप एक डॉक्टर के पोजीशन पे हैं, डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड। तो हमें इस तरह से बात करना है कि पेशेंट वो आपको पूरी तरह से जो इंटरनल उसकी थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है, निगेटिव थिंकिंग है, या उसकी जो भावनाएं इमोशंस है, वो क्या सोचती है पेशेंट, वह आपसे हर चीज शेयर करे। देन ओनली वी कैन एड्रेस द मानसिक भाव। आपको उसके मानसिक भाव को समझना बहुत जरूरी है। अगर मानसिक भाव जो है बिल्कुल एक सोफिस्टिक वेग में जाता है, तो वो पेशेंट जो है ना, वो घर की एक भी बात नहीं आपसे शेयर करेगा। वो फिर प्रोफेशनल टॉक होगा आपके साथ कि आपने पैसा लिया, आपने ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट घर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। काउंसलिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि पेशेंट शुड कन्फाइंड इन यू, वो आपसे हर बात शेयर करे, तभी आप उसका एड्रेस करके अच्छे से चिकित्सा कर सकते हैं। वहां पे कभी अंडरस्टैंडिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। पेशेंट आपको जो भी सीक्रेट बताए वो आपको अपने पास ही रखना है। और फिर ऐसे बोलना है कि मुझे तो ये लगता है, मैं इन सभी बातों में निश्चित करके ट्रीटमेंट ऐसा मैं दूंगा, ऐसा आपको बोलना चाहिए, या मैं दूंगी, ऐसे आपको बोलना चाहिए। ग्रंथ बोलते हैं कि पेशेंट को हमेशा पुत्रवत पालन करना है। पुत्र को हम हर चीज से सुखी देखना चाहते हैं, कि हमारा बच्चा जहां पे डांटने की जरूरत है वहां डांटते हैं, प्यार करने की जरूरत है प्यार करते हैं, केयर करते हैं। उसी तरह से हमें अगर पेशेंट को सुखी देखना है और उसको रिजल्ट देना है, तो हमें उसको उसी तरह से पुत्रवत ही हमको सब करना है। और बाद में तो रेस्ट ऑफ इश्यूज जो है बाकी, वह चीज भी हो जाता है। यहाँ पे ये कहना है कि मन की चिकित्सा करना है, तो आपको पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा। तो ये भाव अलग से जैसे कि मॉडर्न डॉक्टर्स बोलते हैं कि काउंसलर रखते हैं, साइकेट्रिस्ट रखते हैं, तो वो साइकेट्रिस्ट ही काउंसलिंग करते हैं। लेकिन हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारा चरक संहिता में ये बोला गया है कि आप एक अच्छे काउंसलर बनिए, पेशेंट को पुत्रवत। मैं वो श्लोक का रेफरेंस बताऊंगा आपको, चरक संहिता में बताया है, रसायन अध्याय में, और शुरुआत में ही बताया रसायन अध्याय में, कि पेशेंट को कभी भी पुत्रवत ही देखना है। आप पिता के, माता पिता के रोल में वहां पे काम कर रहे हैं। तो इसमें सब कुछ आ गया। पुत्रवत जब बोलते हैं तो इसमें काउंसलर भी आपको बनना है। अलग से काउंसलिंग सेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जब हम ये मिस कर देते हैं, तो हम मिस करते हैं टॉपिक पेशेंट का। व्हेन वी मिस द टॉपिक ऑफ पेशेंट, तब हमको पता चलता है कि मानसिक भाव विकृत है, तो फिर सब कुछ विकृत है। मतलब मन का प्रभाव रस धातु पे कितना ज्यादा पड़ता है। चिंत्यादति चिंतनात्, रस धातु की दृष्टि होती है। तो जब रस धातु अच्छा बनेगा, तभी तो मतलब हम लोग खाना खाते हैं, आहार रस लेते हैं, उससे रस धातु बनता है। लेकिन अगर वो आहार रस ही अच्छा नहीं बन रहा है, रस धातु ही अच्छा नहीं बन रहा है, तो आर्तम निर्मित की जगह वहां पे क्या बनेगा, मल बनेगा। रस धातु का मल क्या है, कफ है। रक्त धातु का मल क्या है, पित्त है। तो रस अगर विकृत बन रहा है, तो वहां पे मल रूपी कफ अधिक बनेगा। तो वाग्भटाचार्य जी ने यह भी बोला है कि अग्नि सीदती, अग्नि कम हो जाती है। अगर अग्नि मंद हो रहा है, रस की अग्नि भी मंद हो रही है, जठराग्नि भी मंद हो रही है, और वो क्यों हो रही है, मानसिक भाव की वजह से। अगर आपको बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, तो आपको भूख नहीं लगती है, अग्नि मंद हो जाता है। तो अग्नि मंद है तो क्या बनेगा, रस धातु ना बन के सार्किट विभजन जो है वो अच्छे से नहीं होगा, सारवान धातु नहीं बनेगा, और मल अधिक बनेगा। तो अग्नि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये देखना है कि अग्नि ठीक कैसे रहेगी। तो इसके लिए हमें मानसिक भाव और शारीरिक भाव दोनों ही उचित होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। तो हमें शोक और आदि जो षड भाव है मानसिक भाव में, काम क्रोध भय लोभ मद मात्सर्य, पेशेंट को कितना है, उसको काम इच्छा कितनी है, क्रोध कितना है, क्रोध को वो निकाल देती है कि सप्रेस करती है, क्रोध कितना उसको है, 1 2 3 4 5 ऐसे देखेंगे तो पैरामीटर्स में देखना है। भय कितना है उसको, एंग्जाइटी कितना है उसको, लोभ कितना है, मद कितना है, मात्सर्य कितना है।
मात्सर्य मतलब किसी से जो ये रहता है ईर्ष्या और द्वेष, ये सब कितना है। जैसे आप उसके घर में ऐसे वातावरण है कि सास से उसका पटता नहीं है, ननद से पटता नहीं है, तो उसके माइंड पे कितना इफेक्ट आ रहा है। और वो रस दुष्टि कर रहा है क्या, और उससे गर्भ धारणा नहीं हो रही है क्या, या वो अपने हस्बैंड से नफरत करती है क्या। ये होता है, हस्बैंड से पटता ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारे अभी डॉक्टर्स भी हैं जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर पोस्ट पे हैं, और उनका हर समय मुझे फोन आता है, और वो केवल मुझे 1 घंटा अपना दुख बता देते हैं, उनको मन की शांति मिलती है। तो ऐसा पता चलता है कि शादी को इतने साल हो गए, बच्चे भी हो गए, और पति से लड़ाई ही चल रहा है, मार काट धुड़ाम धुड़ुम ऐसे होते रहता है, पति से पटता ही नहीं। बच्चे भी हो गए, कैसे हो गए पता नहीं, लेकिन पति से पटता ही नहीं है, ऐसे मैडम लोग मुझे बताती हैं। वो अपना सब दुख मुझे बता देती है, मन शांत होता है, फिर वो अपना काम करते हैं। तो ये जो है ना मद मात्सर्य, पेशेंट के दिमाग में कितना चल रहा है, और उससे आगे फिर वो इनफर्टिलिटी तक कहाँ जा रहा है, वो हमें देखना है। इसी तरह से इनफर्टिलिटी का कारण है कि अति बाल्यावस्था, वो भी होता है। अति बाल्यावस्था में इन्फेंटाइल यूट्रस है, मतलब यूट्रस का ग्रोथ नहीं हुआ है। आज के जमाने में इन्फेंटाइल तो ऐसा कोई देखने को नहीं मिलता कि छोटी बच्ची से शादी कर लिया, बाल विवाह हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्फेंटाइल यूट्रस, इसको हम समझ सकते हैं, या वृद्धा योनि, मतलब मेनोपॉजल एज में चली गई है, वो 40+ है, 35+ है, एएमएच वैल्यू कम हो रहा है, और रुक्षता आ रही है बॉडी में, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी है क्या, वो भी हमें ध्यान में देखना है। दूसरा है कि क्षुधा युक्त, मतलब आज के जमाने में अगर हम देखें, क्षुधा मतलब भूख, तो कोई ऐसे तो है नहीं, कोई भी माता बहनें जो हैं वो भूखे रह रही है, ऐसा तो हमें कोई नहीं बताएगा कि खाने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये वर्किंग, वर्क और प्लेस जहां पे क्षुधा का काल चला जाता है, उसके बाद खाना खाएंगे, तो फिर रस दुष्टि होता है। रस दुष्टि होगा तो आर्तव अच्छा नहीं बनेगा, वो हमें देखना है। जैसे कि लंच आवर जो है 1 o'clock है, और यहाँ बताया है कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि, आप लोग को भी हम बोलते हैं कि डोंट मिस द ओपीटी, डोंट मिस द क्लास, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अपना काम तो जरूर करना है, लेकिन आयुर्वेद में जब हम फॉलो करते हैं, तो हर व्यक्ति का, हर पेशेंट का पूरी दुनिया में क्षुधा काल जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को दिन में 12 बजे तेज भूख लगती है, तीव्र भूख लग रही है, और उस समय खाना नहीं खाया, वो उसका क्षुधा काल है। लेकिन वो खाना कब खा रहे हैं, 9 बजे खा रहे हैं, 7 बजे खा रहे हैं, दिन में 2 बजे खा रहे हैं, 3 बजे खा रहे हैं। जो 12 बजे उसको भूख लग रही है, उसके पहले भी खा रहे हैं और बाद में भी खा रहे हैं, लेकिन 12 बजे नहीं खा रहे हैं। तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये भी हमें केस टेकिंग में देखना चाहिए। मैं जो भी बात बता रहा हूँ ना, ये पूरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इनफर्टिलिटी के केसेस मैंने अपने गुरुजी के पास भी देखे हैं, मैं जो मैडम लोग के पास कॉलेज में भी देखे हैं। तो वो सब एक्सपीरियंस से सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो शुद्धा काल को हमें जरूर ध्यान में रखना है। दूसरा है कि ड्यूरिंग कांटेक्ट या ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी अगर भूख लगती है, अगर कोई मैथुन करे और उसको भूख लग रही है, वहां पर भी एक योनि व्यापक बताया है ना, और या कांटेक्ट होने के टाइम पे, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है। उसी तरह से और बताया कि न्यूब्ज स्थिति है, पार्श्व स्थिति है, समीरणा नाड़ी की जो है, उसमें शुक्र गिरता है तो वो व्यर्थ हो जाता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में बताया गया है। इसका मतलब यह है कि वहां पे इजैकुलेटरी प्रॉब्लम नहीं है हस्बैंड का, वो स्त्री का ही प्रॉब्लम है कि वो शुक्र कहाँ पे गिर रहा है, न्युब्ज स्थिति में गिर रहा है या पार्श्व स्थिति में गिर रहा है, समीरणा नाड़ी पे गिर रहा है। इसमें मैं और बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी इतना ध्यान में रखिए। तो उसको हमें ध्यान में रखना है। पेशेंट कभी कभी ये बोलता है कि सीमेन फ्लोज आउट ऑफ द बॉडी, तो हमें उस टाइम पे उसको ये बोलना चाहिए कि आप टिल्ट रखिए, लो हेड पोजीशन में रखिए। और अगर कभी कभी वो जो नाड़ी होती है जहां पे एक ऑर्गेजम मिलता है, अगर वो उचित प्रमाण में सुख नहीं प्राप्त हुआ उसको मैथुन के समय, तो वो भी प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे हमें मेल को फीमेल को दोनों को रसायन और बाजीकरण देना है, क्योंकि अगर मेल में उतनी ताकत नहीं है कि फीमेल को अपने ऑर्गेजम तक लेके जा सके, तो वो भी इनफर्टिलिटी का कारण होता है। तो हमें अपने उसके मेल पार्टनर को रसायन और वाजीकरण देके स्ट्रांग बनाना है, ताकि वो उसको ऑर्गेजम तक ले जाए। जब तक माइंड में वो चीजें नहीं जाएंगी, वहां पे जो सेंटर है सेक्स सेंटर, वो तृप्त नहीं होगा, तब गर्भधारणा कैसे होगी। या तो इसीलिए हिस्ट्री टेकिंग में ये बातें भी लेनी चाहिए और हमें क्लियर होता है। दूसरा बात बताया है कि योनि अर्श, योनि अर्श बताया है, तो वहां पे अर्श का मतलब ये भी हो सकता है कि छोटा पॉलिप भी हो सकता है,
योनि के अंतर्गत कोई इन्फेक्शन हो जाता है। अर्श हो गया मतलब इन्फेक्शन जरूर हो सकता है। छोटा आउटग्रोथ हुआ तो इन्फ्लेमेशन होगा। तो उसका मतलब इन्फ्लेमेशन अगर हम मॉडर्न पैथोलॉजी बुक्स में देखेंगे तो डोलार कलर ये सब मॉडर्न पैथोलॉजी में हमने पढ़ा है। तो अगर हम लोग मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखना चाहें, इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है कि वहां रेडनेस आ गया, पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, जो डॉलर कलर ये जो बताया है पैथोलॉजी में वैसा चीजें आ रही है क्या, ये हमारे आंखों के सामने आना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि पेन हो रहा है क्या, रेडनेस हो रहा है क्या, बर्निंग हो रहा है क्या, ये सब योनि अर्श के रिलेटेड है क्या, ये हमें देखना चाहिए। तब ऐसा माहौल रहेगा कि क्षेत्र के अंतर्गत गर्भ रहने के पश्चात अगर योनि अर्श है तो वापस निकल जाएगा। और इसके लिए हमारे ग्रंथों में वामिनी योनि व्यापत बताया है जो मॉडर्न साइंस में बताया ही नहीं गया है। वामिनी योनि व्यापत के बारे में क्या बताया है, आप लोग देखिए। चरक चिकित्सा स्थान 30 अध्याय में 33 नंबर का श्लोक है। उसमें वामिनी योनि व्यापत के बारे में क्या बोला है, षडाहात सब रात्रा द्वार शुक्रम गर्भाशयम गतम सरुजम निरुजम वापी या सातु वामिनी। सॉरी, मतलब गर्भाशय में जो शुक्र गया है मैथुन के बाद, वह 6वें दिन या 7वें दिन वहां पे स्थान वैगुण्य के वजह से, वायु के वजह से उल्टी की तरह, मतलब जैसे उल्टी करते हैं वैसे वो गर्भ त्रैवर्ता योनि है वो शुक्र को बाहर फेंक देती है। इसको बोलते हैं वामिनी योनि व्यापक। कितना महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र 6वें या 7वें दिन भी बाहर आ सकता है ना। तो ये मॉडर्न साइंस को पता ही नहीं है, हम लोग एक स्टेप आगे हैं, हमारे ऋषि मुनि आगे हैं। तो जहां पे अर्श है तो उस पे हमें यहाँ पे ये एड्रेस करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। तो वहां पे हम लोग वामिनी योनि व्यापत हमारा डायग्नोसिस हो गया कि बाद में स्पर्म बाहर आ रहा है कुछ दिन के बाद, तो वहां पे उत्तर बस्ती के द्वारा और वहां पे अर्श है, योनि में पॉलिप है या कुछ चीजें हैं ऐसे दिख रही हैं एक्सटर्नल ग्रोथ, तो लेप के द्वारा, पिच्चू के द्वारा हमें जैसे जात्यादि तेल, क्षार कासिस तेल, उसका पिच्चू रखेंगे तो वह जो है योनि अर्श वो गल जाएगा, पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये ठीक हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन ही नहीं रहेगा, तो त्रैवर्ता योनि जो है वो ठीक हो जाएगा वहां पे। तो प्रॉपर डायग्नोसिस होना भी जरूरी है, वहां पे अर्श की संप्राप्ति है क्या, अर्श के लक्षण है क्या, वो देखना है। इसी तरह से एक और चीज बताइए, न शुक्रम धारयति न घृणाति वाताद आशया अति पीड़नात्। वात को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है अपने ग्रंथों में कि वात के द्वारा अति पीड़न अगर हुआ गया, मतलब वात न बढ़े, तो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जैसे वेगावरोध, या फिर वो ज्यादा क्रोध कर रही है, या ज्यादा पेशेंट शोक कर रही है, डिप्रेशन में है बहुत ज्यादा, ज्यादा अधोगमन कर रही है, ज्यादा चलना फिरना, बाइक से जाना, स्कूटी और ये एक्टिवा से जा, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवलिंग कर रही है, तो ये सब हमें हिस्ट्री टेकिंग में मिल जाता है। चरक में योनि व्यापत इनफर्टिलिटी को एक श्लोक में बता दिया गया है, उससे आगे योनि व्यापत है ही नहीं, मतलब इनफर्टिलिटी है ही नहीं। इतना अच्छा ये बताया है कि मैं उसका रेफरेंस आपको दूंगा। इसमें बताया योनि प्रदोषान मनसो अभिदाचात शुक्रा सगाहर विहार दोषात अकाल योगात अवल संशयाच गर्भचिरात विंदती स प्रजापि। मतलब तीन चीजें बताई हैं, इसको स्प्लिट किया तो तीन चीजें मिलती है कि पहला कारण है इनफर्टिलिटी का योनि प्रदोषात, योनि की दुष्टि होना। दूसरा है मनसो विघातात, अभिशापाच, मतलब मन का अभिघात होना, या मन जो है वो विकृत होना, या शुक्र अस्त्रिक आहार विहार दोषात, शुक्र की दुष्टि, या अस्त्रुक, अस्त्रुक मतलब रक्त की दुष्टिजन्य आहार विहार का सेवन करना। अकाल योगात, बल संशयात, गर्भ चिरात विंदती स प्रजा, ये मतलब गर्भ लेट होता है या होता ही नहीं है ऐसा बताया है। तो फीमेल इनफर्टिलिटी का कोई हेतु इसके आगे हो ही नहीं सकता है। आप पूरा मॉडर्न साइंस भी देखेंगे ना तो वो सब घुमा फिरा के इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। योनि प्रदोषात में टॉर्च इन्फेक्शन आ जाता है। मैं आगे और भी बताऊंगा तो आप लोग को समझेगा मैं क्या बता रहा हूं। तो जब हम योनि प्रदोषात जब देखते हैं मनोसो भी तापाच, तो योनि प्रदोष जब बोल दिया तो कोई इन्फ्लेमेशन होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, तो स्पर्म्स गेट्स डिस्ट्रॉयड, तो टॉर्च इन्फेक्शन पॉजिटिव होगा। हमारे आचार्य लोग को टॉर्च पॉजिटिव ये चीजें मालूम थी। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा और आगे, अभी मैं जो मेन मेन बता रहा हूँ वो सुनिए। तो मनसो भी तापाच, अभिताप, मन का अभिताप होना,
मतलब मन में अभिघात रहेगा, किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं ब्रेकअप हो गया, कहीं पे शादी टूट गई, या कुछ ऐसे मन में अभिघात रहता है, तो मन में या कोई चिंता रहती है, क्रोध रहता है, तो धातु का उचित फल प्राप्त नहीं होता है, अग्नि ठीक नहीं रहती है। हमने ये भी पढ़ा है कि रसास्तन्यम ततो आर्तवम, रस से ही स्तन्य भी बनता है और आर्तव भी बनता है। तो रस के द्वारा अगर आर्तव उचित नहीं बन सकता है, तो फिर वो आगे इनफर्टिलिटी तक जाएगा। और अभिताप जब हम बोलते हैं, मन का अभिताप है, तो वो हम काउंसलिंग में हमें पता चलता है, काउंसलिंग करके हम उसको ठीक करते हैं। और हम जब काउंसलिंग करते हैं, तो मेरा एमडी पीएचडी इसी में हुआ है, मानसिक रोगों में हुआ है। तो मैं जब जाता था साइकेट्रिक वार्ड में, मैं सुबह से शाम तक वहीं एमडी के टाइम पे लेक्चर करके, मुझे मेरे गाइड लोग भेज देते थे कि आप जाओ साइकेट्रिक वार्ड में बैठे रहो, पागल लोगों को वो लोग कैसे काउंसलिंग करते हैं वो सीखो, क्या मेडिसिन देते हैं वो सीखो। तो एमडी के 3 साल, पीएचडी के 9 साल मैंने वही काम किया। मैं काउंसलर के पास बैठता था, तो जो काउंसलर होते थे बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, साइकेट्रिस्ट लोग, उनके अंडर में मैंने सीखा है। तो वो अलग अलग सिचुएशन देते हैं पेशेंट को, तो सिचुएशन के हिसाब से आप क्या रिएक्ट करेंगे वो एनालिसिस करते हैं, मन में क्या विचार आते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से, उस हिसाब से फिर वो चिकित्सा देते हैं कि उसका क्रोध बढ़ रहा है क्या, उसकी एंजाइटी बढ़ रही है, व्याकुलता बढ़ रहा है क्या। उस हिसाब से वो ट्रैंक्विलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट, जो पागल नहीं हुए हैं उस तरफ जा रहे हैं, उसका वो काउंसलिंग करते टाइम ये चीजें करते हैं। ये मैंने देखा है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कितना बारीकी से वो लोग विचार करते हैं। तो हमें भी पेशेंट का काउंसलिंग करते टाइम अलग अलग सिचुएशन देना चाहिए कि आपकी सास से बात होती है तो आप क्या रिएक्ट करते हैं, सास आपके साथ क्या बिहेव करती है, आपका हस्बैंड कैसे बात करते हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे बात करते हैं, आप क्या रिएक्ट करते हैं, आपके मन के सामने कुछ ऐसी बातें आती हैं जो मन के विरुद्ध होती हैं, वो ऐसी बातें होती है जो मन एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपके बॉडी पे उसका कितना परिणाम होता है। अभी कभी कभी क्या होता है कि किसी ने कुछ बात बोल दिया, तो किसी किसी को 15 दिन तक वो दिमाग में बात चलती रहती है, वो उधर ही अटके हुए रहते हैं, ना आगे बढ़ जाते हैं ना पीछे बढ़ जाते हैं। मेरे एक पेशेंट को इतना क्रोध आया अपनी वाइफ और अपनी सासू माँ से, वो दिल्ली के पेशेंट थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि वो अपनी वाइफ पे ना कंटिन्यू 2 घंटा चिल्लाते रहे। कोई बात है ऐसा हो गया था, इतना चिल्लाते रहे, इतना चिल्लाते रहे, अपनी सास पे चिल्लाते रहे, तो उनका बीपी बहुत शूट अप हो गया। फिर उसके बाद में उनको सुलाया गया, और वो चक्कर आने लगा, बहुत हाई हो गया। और उसके बाद में वो फिर फ्लाइट पकड़े, गुस्से में पुणे आ गए, और मेरे पास आके वो बोले कि मुझे तो डॉक्टर साहब पाइल्स हो गया। तो फिर मैंने अपने सर से पूछा कि ये पाइल्स क्यों हुआ, हमारे सर से अपने गुरुजी से पूछा कि, तो मेरे गुरुजी बोले कि अच्छा हुआ पाइल्स हो गया, अगर वो क्रोध जो है ना वो अगर रहता, तो ब्रेन में उसको हिमरेज हो जाता, पैरालिसिस हो जाता, हार्ट अटैक आ जाता, रक्तवाहिनी फूट जाती। वो तो नीचे की तरफ गया, पाइल्स हो गया, वो अच्छा हो गया कि वहां पे रक्तवाहिनी नीचे से वो बाहर आ गई। तो फिर मैंने अर्श वाला जो अर्श और लेप है वो सब करके किया। लेकिन क्रोध कितना डेंजरस होता है कि बीपी भी बढ़ा सकता है, पाइल्स भी कर। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके माइंड में कितना चीज होता है, ये चीजें हमें पढ़ना है। और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमने कम एज में वेद पढ़ा हुआ है। मतलब छोटी उम्र में जैसे हमने 12th पास किया, तो हमको लगता था कि हम आयुर्वेद में क्यों आए हैं, बीएमएस कर रहे हैं, ये क्या है, आत्मा परमात्मा, ये मतलब हम आप लोग को भी लगता होगा पदार्थ विज्ञान में आत्मा परमात्मा का क्या रोल है, ये क्या डॉक्टर का, ये क्या है चीज। लेकिन अगर हम लोग देखें, तो आज के जमाने में लोग क्या करते हैं, गुरु लोग के पास जाते हैं, 40 साल के बाद में आत्मा परमात्मा ये सबको ढूंढते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्यों आए हैं हम लोग। अलग अलग मतलब गुरु लोग के पास जाते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स के पास जाते हैं, हर धर्म के जो शिक्षाविद हैं, या फिर जो जैसे मौलाना के पास जाते हैं, फिर जो सिख लोग हैं अपने गुरु लोग के पास जाते हैं, बौद्ध लोग अपना विपासना करते हैं, मतलब वो लोग जाते हैं। लेकिन हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि हमको 12th पास होने के बाद ही, उस कच्ची उम्र में ही हमें आत्मा परमात्मा का ये सब मिला, तो इसलिए हमें दैविक शक्ति मिली है, स्पिरिचुअलिटी मिली है थ्रू आयुर्वेदा। तो हम हमको वो चीज को डिसेमिनेट करना है सोसाइटी में, इसको प्रसारित करना है कि हमारे पेशेंट का अभिताप कैसे कम हो। क्योंकि और उसके लिए हमें ज्यादा चार्ज होना चाहिए, जैसे हम मोबाइल का चार्ज करते हैं, वैसे ही हमें पहले चार्ज खुद को करना है। अभी मैं आपको एक चीज एग्जांपल से बताता हूँ। जब मैं साइकेट्रिक वार्ड में जाता था ना,
तो एक मैडम थी, वो मेरे से एज में भी छोटी थी, हमेशा हंसती रहती थी। वो काउंसलर थी, साइकेट्रिस्ट, उन्होंने एमडी किया था साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट में, डबल डबल डिग्री थी। तो वो केस टेकिंग करती थी ना पागल लोगों का, जो सिजोफ्रेनिक वाले हैं, जो डायलॉग कर सकते हैं, उनसे वो बात करती थी। तो वो हमेशा खुशी रहती थी। तो पेशेंट का बात सुन के मुझे तकलीफ होने लगती थी कि मतलब पेशेंट किस किस परिस्थिति में है, जो जो बताते थे कि स्टेप मदर ने ऐसा मारा, फिर उसके बाद में ये हुआ वो हुआ, फिर कॉलेज में किसी ने मारा, उसका प्रभाव दिमाग पे पड़ा। मतलब मैं उतना कोप अप नहीं कर पा रहा था उनकी दुख की बातें, कितना वो दुख में पेशेंट थे, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट हमेशा हंसती रहती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता? तो बोली नहीं, मैं खुद का मेडिटेशन और इतना भजन वजन सुन के आती हूँ कि वो पेशेंट है हमारा, और उनका हमें प्रभाव नहीं, हम बस काउंसलिंग करने के लिए सारा केस टेकिंग करते हैं, फिर उस हिसाब से काउंसलिंग करते हैं और हम बढ़ जाते हैं अपने पे। तो इसीलिए हमें पहले चार्ज होना है, हमें आध्यात्मिक शक्ति को और बढ़ाना है, जो हमारे आयुर्वेद में बताया है, खुद को सात्विक बनाना है, तभी हम दूसरों को चार्ज कर सकते हैं। तो हम एक अच्छे काउंसलर भी हैं, हमें खुद को भी काउंसलिंग के योग्य बनाना है कि हम पेशेंट को अच्छा, जो सौमनस्य भाव वो लाएं, तब गर्भ धारणा के लिए हम लोग उसको अच्छे से प्रेरित कर सकते हैं। आगे मुझे और बताना है, मैं अभी आधा घंटा बोल के थक गया, अभी नोट्स और बताए लेकिन मैं कल बताऊंगा। अभी आप लोग बताइए, मेरे लेक्चर से आप लोग को क्या मन में आ रहा है? शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? गुड इवनिंग सर। ये तो चरक सूत्र मतलब 25 में है ये, कि गर्भ धारण के लिए सबसे ज्यादा है खुश रहना। और मैं जब गायनी वार्ड में काम करती थी तो मैं अपने पेशेंट को यही बोलती थी, खाइए पीजिए और खुश रहिए। तो बहुत ही लोग पूछते भी थे कि ये शशि खुश कैसे रहा जा सकता है, मतलब ये तो पॉसिबल वाली चीज नहीं। बट आज की डेट में ये बात आपने बिल्कुल सही की कि चार्ज करना पड़ता है। तो चाहे आप उसके लिए प्राणायाम योगा मेडिटेशन वगैरह करिए, चाहे अपने गुरु का, मतलब कुछ लोग अध्यात्म गुरुओं के पास जाते हैं उसके थ्रू चार्ज करते हैं। तो अपने आयुर्वेद में तो इटसेल्फ ये ब्यूटी है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा और मन दोनों की बात की जाती है। अगर आपका आत्मा जो है, जहाँ पर जिस तरह जिन कामों में अच्छा लगता है उसको अगर वो काम करते हो, और मन को जो अच्छा लगता है वो काम करते हो, मनमानी का मतलब नहीं है, बट मन को जो सुकून देता है, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है। और साथ में मैं यहीं पर कहूंगी, आपका मदर एंड मदरली फिगर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, तो भी आपका मन बहुत अच्छा होता है। तो सारी चीजें जब फॉलो करते हो तब हेल्दी रह सकते हो। और गर्भ धारण तभी हो सकता है जब एक इंसान खुश है। एक इंसान जो हमेशा इरिटेटेड है, परेशान है, तो वहां पर गर्भ धारण में तकलीफें आएंगी ही आएंगी। पहली बात। दूसरी बात, जैसे सर आपका लेक्चर सुन करके तो हम लोग चार्ज हो जाते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि लेक्चर भी हमारे चार्ज होने के लिए जरूरी है, फिजिकल और मेंटल दोनों ही लेवल पर, कि आयुर्वेद भी समझ में आ रहा है और इंसान अपने आप को भी समझ पा रहा है। जी सर, थैंक यू सर। जी, अभी ये इनफर्टिलिटी के टॉपिक पे प्रशांत भट्ट जी, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। और अभी इतनी सब बातें सुन के मुझे अपना एक केस याद आया कि एक मेल और फीमेल दोनों थे। दोनों की शादी के करीबन 4-5 साल तक कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। और उनकी ये नौबत आ गई थी कि उनको डाइवोर्स डाइवोर्स की नौबत आ गई थी कि भाई अब बच्चे नहीं हो रहे तो हम तलाक ले लेते हैं। तो जब उनको बिठा के उनकी जब मतलब हिस्ट्री ली गई, तो जो मतलब जो महिला थी वो काफी संवेदनशील और प्रगति की स्वामी थी, और काफी नाजुक स्वभाव की थी। और जो आदमी था वो काफी मतलब स्वभाव में बहुत ज्यादा मैकेनिकल, और अपने मतलब अपने आप अपने ढंग से लोगों को चलाने वाला था। तो जब इनका आपस में इंटरकोर्स होता था, तो औरत मतलब जब भी इंटरकोर्स, जो औरत थी वो बहुत ज्यादा कामुक रुचियां वाली और प्रेम पूर्वक मतलब सॉफ्ट नेचर वाली काफी थी, और आदमी काफी मैकेनिकल था। तो जब भी इनका मतलब इंटरकोर्स होता था, तो आदमी मतलब उत्तेजित होकर बहुत मतलब गति से जोर जोर से इंटरकोर्स करता था। उसके चलते वो जो लड़की थी वो मानसिक तौर पर बिल्कुल बुझ जाती थी। और उनको करीबन 2-3 साल हो गए, मतलब 4-5 साल हो गए थे, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये मानसिक समस्या के कारण औरत गर्भवती नहीं हो रही है। तो जब दोनों को बुला के जब काउंसलिंग की गई,
तो जो पुरुष था, मैंने उसको बताया कि देखो, संभोग जो है वो संभोग का अर्थ आपस में एक दूसरे को बांट लेना होता है, ना कि अपने अंदर के विवों को दूसरों का पे उसका उपयोग करना। अपने साथी के भावों को समझकर संभोग क्रिया चलानी चाहिए, और सफल संभोग का राज ये होता है। और संभोग जो जब भी करता है पुरुष, तो संभोग में पुरुष का मतलब मेन रोल रहता है, क्योंकि वो कर्मक होता है, और उसको अपनी मतलब फीमेल की सुविधा के अनुसार संभोग क्रिया करनी चाहिए। तो ये सब चीजें उसको मैंने काफी समझाई और काउंसलिंग की। तो 2 महीने बाद, मतलब 2.5 महीने बाद, वो दोनों को मतलब एक मतलब कंसीव हुआ और उनको बच्चा हो गया। तो कहीं ना कहीं सर ये चीजें जरूर होती हैं कि यदि हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर ही नहीं करेंगे, तो हम संतान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी सर। जी, इस टॉपिक पे डॉक्टर महेंद्र सर, आपका कुछ विचार है तो कहिए प्लीज सर। फीमेल इनफर्टिलिटी। हाँ जी, बोलिए सर। सर, आपने सही बताया। सबसे पहले इसमें है जो मानसिक कारण ही होते हैं, कि मानसिक कारण के ही कारण ये सब कुछ होता है। खैर, वो जो और दिक्कतें हैं वो सभी होती हैं, मैं जो अपनी शरीर संबंधी दिक्कतें, लेकिन कई बार सारी चीजें सही होने के बावजूद भी मानसिक यदि तनाव है, या पति पत्नी का संपर्क सही नहीं है, या फिर उनमें एक दूसरे से लगाव नहीं है। जैसे कई बार अपन जो ड्रग्स देते हैं, वो ड्रग्स देते हैं तो उसके आपस में प्रेम के लिए भी इस तरह से अप्रूव करना पड़ता है। और इसके अलावा में अपन और उसमें जैसे कई बार ये जो मैथुन की प्रक्रिया, ये भी अलग अलग तरह से, इस तरह से भी कई बार स्थिति बिगड़ जाती है, और उससे भी संतान पैदा नहीं होती। तो उसको भी अपन को जो पुरानी पैथी है, जिस हिसाब से अपन को करना चाहिए मैथुन, उसके हिसाब से ही करना चाहिए। तो उसका भी कई बार गलत असर पड़ता है दोनों पति पत्नियों पर। तो और ये मानसिक कारण ही मुख्य रूप से इसमें के होते हैं। जनरली यदि सब कुछ सही है तो मानसिक कारण ही मुख्य रूप से निकल के आता है इसमें सब। जी सर। और हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग आज कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। मैं एक ही दिन बहुत सारा चीज बोलूंगा तो सब दिमाग से निकल जाएगा, इसलिए थोड़ा बात करके पॉइंट बोल के फिर थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग। और कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? महाजन सर, जितेंद्र कुमार जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। जितेंद्र मिश्रा जी, बोलिए बोलिए सर। सर प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, बताइए। सर आज का सेशन तो बहुत सारे अच्छा लगा। आपने सर सब कुछ बता दिया हमको। हमारा जो जो याद नहीं था वो भी याद आ गया सर सब कुछ। बहुत सारे अच्छा लगा सेशन। और वो आपने भी जो वैद्य का जो वृत्ति होता है ना, अर्ता पुत्र बता आचरणिया, उन्होंने उसको भी सर बताया। ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और फीमेल इनफर्टिलिटी कैसे होता है, कैसे ठीक होता है, ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा सर। मुझे भी अधिक अधिक पढ़ने को जी करता है आपका लेक्चर सुनने के बाद। और उस सब वैद्यजन को मेरा प्रणाम। और आपको सर मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा हुआ सर क्लास। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। पूरा भारत आपको सुन रहा है सर। जितेंद्र मिश्रा जी, फरीदाबाद के डॉक्टर, बोलिए सर, बोलिए। डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं? ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। हम लोग अब कल मिलेंगे। आगे का पॉइंट बहुत सारा है। टॉर्च पॉजिटिव के बारे में हमारे आचार्य लोगों ने क्या बोला है, लेकिन वो अलग शब्दों में बोला है। टॉर्च पॉजिटिव क्या होता है, गर्भ संस्कार क्या होता है, मासानुमासी गर्भ वृद्धि होती है, उसका क्या रोल रहता है, ये सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से चर्चा करेंगे। भले इसको बहुत साल लगे, बहुत महीने लगे, लेकिन हम करेंगे, ये पूरा डीप में जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम से। और हम और भी पढ़ेंगे। फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए पीसीओडी, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस और ट्यूबल ब्लॉक, उस पे हमें क्या सोचना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, है ना। फिर ओवा बन नहीं रहा है, ओवुलेशन हो नहीं रहा है, वो अटक रहा है, या फिर जो एचपीओ एक्सिस है, क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, उस पे इफेक्ट हो रहा है। मतलब आयुर्वेद में उसको क्या मानना है, एफएसएस बढ़ा हुआ है, एलएच बढ़ा हुआ है, ये इसको आयुर्वेद क्या बोलता है, एएमएच बढ़ा हुआ है, ये कम है एएमएच, या हाइपर एक्टिव
ओवेरियन है, ओवरीज है, उस पे हम क्या बोलते हैं, ये सब पे हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत डीप में करने वाले हैं। ऐसा चर्चा कभी नहीं होता है, लेकिन हम लोग करेंगे। थैंक यू आप लोगों का, आप लोग जुड़ते हैं 7 बजे। थैंक यू, प्रणाम। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, अब हम 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू सभी को, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर।